नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। आपके जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं वो तो ये है कि कौन सी नदी, परियोजना, प्रोजेक्ट कहां पर है। तो वो आपकी बुक्स में भी पर्याप्त है, लेकिन मैं कुछ और डेटा आपको देने वाला हूं, आपके काम आएंगी वो चीजें। ठीक है, चलिए। भारत में वाटर रिसोर्सेज या कहीं भी दो तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। एक सरफेस वाला होता है जिसको धरातलीय स्रोत बोलते हैं, धरातलीय, और एक अंडरग्राउंड, भूगर्भीय, है ना। तो धरातलीय सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स कौन होगा? नदियां होंगी। तो यहां से कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक्चुअली कैचमेंट एरिया जो है जितना भी है, वहाँ पोटेंशियल आपसे पूछा जाता है, किस नदी का, किस रिवर बेसिन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है एज रिसोर्सेज। तो वो क्वेश्चन हमें आपको तैयार कराना है, तभी तैयार होगा। उससे पहले कुछ डेटा वाइज लिख लेंगे। जैसे लिखेंगे भारत में धरातलीय धरातलीय जल प्रवाह, सरफेस वाटर एवरेज फ्लो जो है, वो मेरे पास थोड़ा सा पुराना डेटा ही है, 1869 क्यूबिक मीटर है। पानी को किस में नापते हैं? फ्लो में। स्टोरेज में भी क्यूबिक में ही नापते हैं, तो क्यूबिक इसके मेजरमेंट यूनिट है वाटर की। यानी हर साल भारत की नदियां इतना पानी लाती, ले जाती, बहाती हैं। ठीक है, इसमें से हम सारा यूज नहीं कर पाते, आधे से भी कम यूज कर पाते हैं। तो वो कितना है? 690 क्यूबिक मीटर। 690 क्यूबिक मीटर हम इसे यूटिलाइज कर पाते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी रटने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आपको भारत सरकार की तरफ से एक मैगजीन पब्लिश होती है, इंडिया, आपने देखा होगा, मोटी सी आती है हर साल, 2021, 2022, 2023, हिंदी में भी आती। एक बार जरूर इसे पढ़ के रख दीजिए, डेटा आपको इस तरह के काफी मिलेंगे वहां पर, है ना। वो क्वेश्चन वहीं से पूछता रहा है, एक समय ऐसा था कि 80% क्वेश्चन वहीं से पूछता था इस तरह के। ईयर बुक, कुछ डेटा चेंज होता है, 80% डेटा फिक्स्ड है। तो 20 तो आप पेपर मैगजीन पढ़ ही रहे हैं, तो आप तैयार कर ही लेंगे मैगजीन, है ना। तो ये इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल जल संभावना, संभाविता किस में है, वाटर पोटेंशियल किस नदी में है, यानी यूज कर सकते हैं, हमारे लिए पर्पज से यूज हो सकती है वो नदी, है ना। तो उसका जवाब है ब्रह्मपुत्र। लेकिन गड़बड़ क्या है, हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमने केवल पोटेंशियल लिखा है, ना कि यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन बना है कि जल एज ए वाटर रिसोर्स सबसे ज्यादा नदी यूजफुल हमारे लिए कौन सी हो सकती है, इसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट वाटर रिसोर्सेज पोटेंशियलिटी और पोटेंशियल इन रिवर ब्रह्मपुत्र। क्योंकि हम इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वेस्टेज है। फिर नंबर 2 पर कौन है? इसका मतलब गंगा है, और हम सबसे लिए सबसे ज्यादा इसी को यूज कर पा रहे हैं। इसका कैपिटलाइजेशन मैक्सिमम, इसका कैपिटलाइजेशन मैक्सिमम। थर्ड पर है गोदावरी और फिर कृष्णा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है सीक्वेंस वाइज। तो अगर क्वेश्चन घुमा दे तो भी बता जाए, आप बता देंगे कि दक्षिण भारत की वो नदी जिसका सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, तो आपका जवाब हो जाएगा गोदावरी से। ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पोटेंशियल पंजाब के पास है, और इसलिए
सबसे इरिगेशन भी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? मतलब पंजाब के पास अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है तो उसमें से 99% कैसी है? इरिगेटेड। कारण 5 नदियां और उनसे निकलने वाली नहरों ने पूरे एरिया को काफी प्रॉस्पर बना दिया है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो आपके पीसीएस में पूछता है, ये जो हमारे पास है, क्योंकि इसे हम कैपिटलाइज करके इसका कोई ना कोई एडवांटेज ले रहे हैं, तो है कि एज ए वाटर रिसोर्स हम सबसे ज्यादा कंजप्शन कहाँ करते हैं? नंबर 2 पर कहाँ करते हैं, नंबर 3 पर कहाँ करते हैं, नंबर 4 पर कहाँ, है ना? यानी हम अगर 100 लीटर पानी डेली भारतीय यूज कर रहे हैं तो 100 में से 100 लीटर में से सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज कर रहे हैं सेक्टर वाइज? डोमेस्टिक में यूज कर रहे हैं, या इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे ज्यादा कंजप्शन एरिया एजी में है 78%। लेकिन इसमें भी डेटा इंटरेस्टिंग है, 78 में से 77 जो है वो आप एजी में, और 1% पेस्टोरल यानी पशुपालन। तो कुल मिलाकर हुआ 78% खेती के काम आते। सेकंड, हाइड्रो पावर एनर्जी में लगभग 12% के आसपास, 12-13 भी है कहीं कहीं, तो फ्लक्चुएट होता रहता है डेटा, ध्यान रखें। तो परसेंटेज तो कम ही पूछेगा आपसे, लेकिन सेक्टर जरूर पूछेगा। ठीक है। फिर आता है डोमेस्टिक यानी घरेलू, आप और हम यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटर कंजप्शन सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकंड डोमेस्टिक, सॉरी एनर्जी हाइड्रो, थर्ड डोमेस्टिक, और फोर्थ। ठीक है यहाँ तक? बहुत सफिशिएंट, जितना आप यूज कर सकते हो तो ठीक। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रो पावर हम मैक्सिमम कितनी जनरेट कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल हमारे पास है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इस सबको मैनेज करती है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीईए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो मानती है कि देश में हम टोटल 76,200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। 76,200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है, कैपेसिटी है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है अच्छा क्वेश्चन कि अंडरग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है आपके पास? सबसे अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर मिलेगा भारत में? आपने कई सारे ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं, और तो आपको बताना होगा कि अंडरग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छा है और सबसे कम कहाँ पर। ठीक। तो माना जाता है कि वेस्टर्न भारत के पूरे अंडरग्राउंड वाटर को 8 सेक्टर में या रोज जोन में बांट दिया गया है। तो यहाँ में से आपको मैक्सिमम और मिनिमम को ध्यान पर रखना है, बस उससे से काम चल जाएगा। सबसे कम लिखिए, और इसको समझने की जरूरत है, रटने से अच्छा है कि आप समझ लेते। आंसर होगा जहां भी प्री कैम्ब्रियन एज की रॉक्स होंगी, क्योंकि रॉक्स में क्या नहीं कर सकते आप, पानी अंदर से होगा तो सही, लेकिन आप निकाल नहीं सकते, बस इतना फर्क। तो प्री कैम्ब्रियन एज की जितनी भी रॉक्स हैं, वहां जो अंडरग्राउंड पानी है, वाटर है, उसे हम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत कॉस्टली होगा, और टेक्नोलॉजी अभी उतनी एडवांस लेवल की नहीं है कि बहुत जल्दी आप कम पैसे में उसे निकाल पाए, क्योंकि आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, आसान नहीं होगा।
इन चट्टानों को तोड़कर पानी निकालना। और दूसरा इलाका है हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन एरिया। जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जिसको एडिक्वेट या सफिशिएंट वाटर रिसोर्स कह सकते हैं आप, सीनोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन में। सीनोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन जो भारत का कोस्टल रीजन है, जैसा कि अभी उषा ने कहा, कोस्टल रीजन है। और ये चट्टाने टर्शरी एज की, कल भी मैंने बताया था, टर्शरी एज की रॉक्स में मिलेगा आपको। स्टेट वाइज बात करें तो जैसा मैंने कहा, पंजाब नंबर 1 होगा, हरियाणा, लेकिन हाईएस्ट कंजप्शन की वजह से यहाँ भी स्थितियाँ अच्छी नहीं है। पंजाब हरियाणा, ठीक है, वेस्ट यूपी, क्योंकि नदियाँ ही नदियाँ हैं यहाँ पर, नंबर 1। अब पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, आपको पता है। इस संबंध में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके हेडक्वार्टर्स या उनकी लोकेशन पूछी जाती है। नीरी, NEERI, नीरी, नागपुर में है। बहुत क्वेश्चन बने हैं नीरी से। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन डराने वाली रिपोर्ट दी है उसने कि भारत का अंडरग्राउंड 70% वाटर पॉल्यूटेड है, हो चुका है। 70% वाटर अंडरग्राउंड पॉल्यूशन का शिकार है। इस तरह का डेटा आप जरूर मेंटेन करें। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। टोटल वाटर रिसोर्सेज का समुद्र के पास कितना है? %97.2% एज वाटर रिसोर्स। तो सबसे बड़ा सी हो गया, ओशन हो गए। सेकंड बड़ा सोर्स ग्लेशियर है, 2.2% के आसपास। और जो लास्ट में 0.6 बचा, उसमें अंडरग्राउंड और नदियों का पानी है। और लास्ट डेटा बहुत अच्छा है, हम जितना भी ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं उसमें से कितना % पानी अंडरग्राउंड से आता है और कितना पानी सरफेस से लेते हैं। तो आप ये बियॉन्ड द थिंकिंग होगा। ये 90% पानी हम वाटर अंडरग्राउंड यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, और 5% है जो फेस वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। चलिए, अब यूज कैसे करते हैं? का सबसे ज्यादा यूज है, एजी का मतलब क्या हुआ? इरिगेशन, है ना, सिंचाई का। तो क्वेश्चन बनता है, भारत में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का क्लासिफिकेशन बताइए। क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार है। तो सबसे पहले लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, बृहद सिंचाई परियोजनाएं, वे परियोजनाएं जिनका एरिया, कवर्ड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, उनको हम लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये मल्टीपर्पज भी होते हैं जनरली।
दूसरी है मीडियम स्केल की, मध्यम, जिसमें हेक्टेयर 2000 से 10,000 के बीच में हेक्टेयर, वो हो जाएगा मीडियम स्केल का। और सबसे कम होगा 2000 से कम, 2000 से बिलो, जिसमें हम ट्यूबवेल, वेल, पाउंड, अब क्वेश्चन बनता है कि अगर भारत में आप 100% इरिगेशन कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो लगभग 63-64% डिपेंडेंसी हमारी स्मॉल पर। फिर नहरें भी शामिल हैं इसमें, स्मॉल कैनाल्स। भारत लगभग 1100 लाख हेक्टेयर पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर चुका है। 1100 लाख हेक्टेयर एरिया पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर चुका है, जिसमें से नेट इरिगेटेड लैंड 932 लाख है। नेट शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है यूपी, आपके उत्तराखंड में भी। नेट इरिगेटेड एरिया 932 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, भारत के टोटल लैंड पर हम क्या करते हैं, सब पर खेती तो नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन बनता है कितने परसेंट पर खेती कर पाते हैं। इसको नेट सोन एरिया कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। समझ गए क्या होता है शुद्ध बोया गया, जहां पर कम से कम आप एक फसल तो साल में ले ही सकें। क्वेश्चन दोनों ये बना है, ये टोटल लैंड का जो कि कितनी थी, 87,263, यही है ना। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था हमारा। इसका हम कितने परसेंट पर कम से कम साल में एक फसल तो ले ही सकते हैं, तो केवल 44% पर। बाकी माउंटेन है, प्लेटू है, जो भी समझना है समझिए, उस पर हम खेती नहीं कर पाते। और देखेंगे तो ये 620 लाख स्क्वायर किलोमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 620 लाख हेक्टेयर होगा। तो सरकार का पर्पज है कि इस एरिया को बढ़ाया जाए, धीमे धीमे देखते हैं कितना बढ़ता है। तो डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आप जब भी पढ़ें या करंट अफेयर इकोनॉमी जब भी हम पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे इसको और अपडेट में ले लें। कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि भारत अभी भी नेट सोन एरिया में से 50% को भी इरिगेशन डायरेक्ट नहीं दे पाया है, और जब नहीं दे पाया है तो इससे है कि भारत में कृषि मानसून का जुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बलिंग ऑफ मानसून। क्या मतलब हुआ इसका, आज भी हम आधे से ज्यादा खेती मानसून पर डिपेंडेंट होकर करते हैं। फर्क नहीं, मानसून तो आता, मानसून आने और जाने की समस्या नहीं है, उस पानी को स्टोर ना कर पाने की समस्या है। जितना पानी हम साल भर में लेते हैं पर नेचर हमें देती है, उसका हम 60% यूज ही नहीं कर पाते। अभी मैंने क्या लिखा था, फ्लो वाटर जितना आपको मिल रहा है आप कितना यूज कर पा रहे हैं उसका, है ना। तो हमारे वाटर शेड नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी डे बाई डे कम होती चली जा रही है।
तो इसलिए अच्छा मानसून भी हमारे लिए अब किसी काम का अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो पानी हम स्टोर ही नहीं कर पाए, बेकार हो गया हमारे लिए। खैर, अब क्वेश्चन बनता है कि अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो हेडिंग बना लेंगे इरिगेशन के टूल्स या सोर्सेस। तो जाहिर सी बात आपके पास क्या क्या होगा, नहरें होंगी, कैनाल्स होंगी, नलकूप होंगे यानी ट्यूबवेल होगा, कूप होगा यानी वेल होगा, पाउंड होंगे तालाब होगा, और कुछ और सोर्सेज भी होंगे। यही चार मेन सोर्सेज होते हैं। और आपने अभी देखा कि आप अपना सबसे ज़्यादा 63% कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से। और उसमें भी क्या है, पॉन्ड शामिल हैं, छोटी कैनाल्स, है ना, वेल, ट्यूबवेल। इसका मतलब नहरें भारत में बहुत बड़ा प्रोडक्शन सर्विस नहीं दे पाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू करें और जरूर समझें। अगर हम वेल और ट्यूबवेल को मिला दें तो ये हमें 57% फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी अगर हम साल में 100% खेत अगर इरिगेट करते हैं, सिंचाई देते हैं, तो उसमें से मेन सोर्स क्या है हमारे, वेल एंड ट्यूबवेल है। दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है। वेल और ट्यूबवेल में क्या डिफरेंस होता है, पानी अगर आप खुद निकाल रहे हैं तो कुआं है, और अगर आप किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की सहायता से निकाल रहे हैं तो वो ट्यूबवेल बन जाता है। ठीक है। अगली पोजीशन कैनाल्स की है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर ये। ठीक है। लेकिन अब अगर इन चारों को अलग करते हैं तो नंबर 1 नलकूप होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा किससे है, ट्यूबवेल से है। उसके बाद फिर बेल होगा नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर कैनाल, नंबर 4 पर पॉन्ड। फर्क समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन एज इट इज रटना है, एज इट इज पूछेगा आपसे, और वहाँ डाउट की गुंजाइश नहीं है। आप गलत करेंगे अगर, बाकी नहीं गलत करेगा कोई। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एरिया भी अलग अलग होंगे। तो कैनाल्स कहाँ डेवलप होंगे ज़्यादातर, पाउंड कहाँ डेवलप होंगे, और ट्यूबवेल कहाँ डेवलप होंगे। अब इनका एरिया बताना है आप। भारत के किस हिस्से में कैनाल्स आएंगी, किस हिस्से में कुएं आएंगे, और कुछ हिस्से में तालाब आएगा, बताओ जल्दी जल्दी। या जहाँ सरफेस फ्लैट होगी, फ्लैट सरफेस ही बेसिक लॉजिक है, क्योंकि कैनाल को आप ऊंची नीची जगह पर नहीं बना सकते। तो ऐसी एरिया भारत में सेक्टर वाइज हमने देखे थे कहाँ है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन एरिया वाइज। ठीक है। उसके बाद आपको उसी जोन में जाल मिलेगा यहाँ पर पूरा मैदानी क्षेत्रों। और मैदान आपने पढ़ा था कहाँ कहाँ है, नॉर्थ में और कोस्टल प्लेन, यानी यहाँ भी मिलेंगे आप। तटीय मैदानों में नहरें हैं और भारत के मुख्य मैदान में नहरें हैं। ठीक। कुएं तो खोदे जाएंगे तो जाहिर सी बात है जमीन अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो क्या पठारों में, प्लेटू में कुआं काम करेगा, नहीं करेगा। क्या काम करेगा, तालाब का बेस्ट है, बहुत ज्यादा, है ना। तालाब बड़ी मात्रा में वाटर हार्वेस्ट करता है, तालाब या झीलें। जैसे आप देखेंगे साउथ इंडिया में झीलों की संख्या ज्यादा है कंपेरेटिव अदर देन। तो हमारे पूर्वजों ने इन झीलों और तालाबों को जानबूझकर बनाया, क्योंकि क्या कर सकेंगे, वो वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। तो एरिया वाइज आप नहरों की, तो अब आपका क्वेश्चन अब आएगा, दिया चाहिए होंगे।
50% से अधिक क्या है वहाँ पर इरिगेशन एवरेज। नहरों का सबसे ज़्यादा यूज करने वाला या सबसे ज़्यादा इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल्स कहाँ है? पंजाब में। लॉजिक समझ में आ गया, रटने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज की बात की, लेकिन अगर एरिया की बात कर दूंगा, क्योंकि बड़ा राज्य है, पंजाब उतना बड़ा है नहीं। एरिया वाइज देखेंगे तो सेकंड में आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना अलग हुआ है तो डेटा ये नहीं रहेगा, अब डेटा राजस्थान हो जाएगा। सरप्राइज हो जाएंगे आप, राजस्थान में वो भी कैनाल कैसे, मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताई थी बात। इंदिरा गांधी कैनाल ये सबसे लंबी कैनाल सिस्टम थी, जिसने पूरे नॉर्दर्न राजस्थान को क्या कर दिया है ना, ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दिया। खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका आप देख सकते हैं। तो आपके यहाँ एक मैप कैनाल सिस्टम का भी होगा, उसमें आप ये आराम से देख पाएंगे एटलस। ठीक है, अब बात आती है कूप और नलकूप की। तो यहाँ भी यूपी नंबर 1 है परसेंटेज में भी और एरिया वाइज। भारत की प्रमुख पॉपुलर कैनाल्स देखिए, थोड़ा जल्दी दिखेगा, स्पीड मेंटेन करेंगे इसमें। कुछ नहरें तो नदी के नाम पर है तो आप पहचान जाएंगे, जो नहीं है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आगे बात सुनिए, जैसे आपको अगर सरहिंद पता होगा, पंजाब में है तो आप नदी भी बता देंगे, सतलुज होगी। लेकिन अगर इसका आइडिया नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। सतलुज पर है सरहिंद नहर, रावी नदी से निकाली गई। अपर बारी दोआब, बारी दोआब याद है आपको? बारी दोआब में कौन कौन सी नदियां हैं? व्यास साइड, ठीक है। तो बारी दोआब में रावी नदी पर नदी जो नहर है वो रावी नदी से निकाली गई है। नांगल डैम याद है आपको? नांगल डैम से जो नहर निकाली गई है वो सतलुज से निकाली गई है, और यही जाती है कहाँ? राजस्थान में। इंदिरा गांधी कैनाल यहीं से निकलेगी। बिस्त दोआब, बिस्त दोआब में कौन कौन सी नदियां हैं? 2। व्यास, तो ये भी कहाँ से निकलेगी? सतलुज से निकलेगी। मोर पॉपुलर भाखड़ा सतलुज से निकलेगी। तो ये सब पंजाब टेरिटरी से आपको तैयार करना है। तो सरहिंद सतलुज से, बारी रावी से, नांगल, रिस्त और भाखड़ा। भाखड़ा नंगल तो नाम सुना ही होगा ना आपने, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी से है। चल, गुड़गांव नहर, अगर गुड़गांव में है तो वहाँ नदी यमुना होनी चाहिए, तो यमुना नदी से निकलेगी। आगरा कैनाल भी आगरा यमुना नदी के किनारे पर है, तो ये भी यमुना नदी से निकलेगी। अपर गंगा कैनाल जो मैंने आपको बार बार पढ़ाई, हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा से। लोअर गंगा कैनाल नरोरा बुलंदशहर गंगा में। शारदा नहर शारदा से निकलेगी। बेतवा नहर बेतवा नदी से निकलेगी। बेतवा नदी याद है? पेनिनसुला से निकलकर यमुना में जाना, यमुना से फिर गंगा में मिल जाना। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बिहार में। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बिहार में। मिदनापुर नहर कोसी नदी पश्चिम बंगाल। मिदनापुर एडन, ADAN, एडन केनाल दामोदर नदी। तिलपाड़ा, TILPARA, तिलपाड़ा। मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी, ये सभी बंगाल में है। पिछली 3 मिदनापुर, एडन और तिलपाड़ा मयूराक्षी जिले में है। मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल। राजस्थान में बीकानेर नहर सतलुज नदी से।
राजस्थान की बीकानेर नहर सतलुज नदी से, मैंने कल भी बताया था ना, शुरुआती दौर में हनुमानगढ़ और गंगानगर तक, और उसके बाद कहाँ पहुंच गई, बीकानेर तक पहुंचा दिया, जोधपुर तक पहुंचा दिया। तो बीकानेर से भी सतलुज नदी पर, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग इसे। गंभीर नदी, गंभीरी नदी से, गंभीरी चित्तौड़गढ़ में। बूढ़ा, GURA, बूढ़ा, मेजा नदी राजस्थान। मोरल, ये भी मेजा नदी से निकली है, बूढ़ा मोरल दोनों है। और जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से है, सतलुज और ब्यास का जो संगम है, उस संगम पर कौन सा बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज बनाया गया है। तो हरिके बैराज से ये कैनाल निकाल कर राजस्थान ले जाई गई है। कौन सी, इंदिरा गांधी कैनाल, किस, कहाँ से निकली है, हरिके बैराज से। हरिके, HARIKE, हरिके बैराज समझते हो, जहाँ पानी स्टोर करते हैं। ये पानी किसका स्टोर हो रहा है, ब्यास और सतलुज का। मूठा नहर, मूठा MUTHA, 5 झील पर है, 5, 5 नहीं, 5, FAIF, खड़गवासला में क्या है आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर है। बुला परियोजना, बुला नदी पर। और वीर, VEER, नीरा, NIRA, नीरा नदी। ये तीनों महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट हैं, लास्ट 3 जो आपने लिखे हैं, ठीक है। कावेरी डेल्टा कैनाल, कावेरी डेल्टा कैनाल कौन सी नदी, कौन से नदी से है, ये कंफ्यूज मत करना, ये सहायक है पोलरुन, वहां से। कावेरी, जैसे गंगा 2 भागों बढ़ती है ना, गोदा कहाँ का, भागीरथी और हुगली में, ऐसे ही कावेरी भी बढ़ जाती है। तो कावेरी की ब्रांच अलग होती है, क्या कहते हैं, पोलरुन, इसलिए कावेरी या पोलरुन नदी पर कह सकते हैं आप। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर है, लेकिन सरप्राइजिंग पेरियार नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में, लेकिन ये बात कर रहे हैं, सॉरी केरल में, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में। और मोस्ट 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 पॉपुलर क्वेश्चन, मैट्टूर बांध, बहुत पूछा गया एक टाइम में, METTUR, कावेरी नदी पर है। वलियार कैनाल, वलियार, VALYAR, वलियार नदी केरल, पेरियार की सब्सिडरी है ये। ठीक है, नेक्स्ट, रामपद सागर प्रोजेक्ट, रामपद सागर, गोदावरी नदी से पानी स्टोर किया गया है। सर, अब थोड़ा और स्पीड मेंटेन करते हुए लिखें, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। मल्टीपर्पज कहने का रीजन समझ में आ गया, यानी जब भी पानी स्टोर करेंगे तो कई पर्पज हो सकते हैं, तब क्या कहेंगे उसे, बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज। क्या क्या पर्पज हो सकते हैं किसी नदी के पानी रोकने का, एक, ऊर्जा ले लीजिए, चलिए मान ली आपकी बात, और इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी, और पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बिल्कुल ठीक है। और है ना, थोड़ा सरप्राइज होगा लेकिन आप एग्री करेंगे, वो तो क्या है, बाढ़ कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण। तो कई नदियों का मेजर कंसर्न क्या रहा है प्रोजेक्ट बनाने का, फ्लड कंट्रोल। और इसकी शुरुआत ही हम करेंगे इसी से, भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी योजना। आजाद भारत का ये पहला प्रोजेक्ट था, पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। और दामोदर नदी कल आपको कौन सा मिनरल दे रही थी, बहुत गलत जवाब, बताया था क्या, आयरन,
में पानी ज्यादा था या कोयले में पानी ज्यादा था? तो फिर जवाब क्या होना चाहिए था? कितनी बार बोलना पड़ेगा? 24 घंटे में जो उस बात को याद बताए वो भूल गए? रानी ने बताया था कहाँ था कि दामोदर वैली में, ये भी दिखाया था कई तरीके से करा दिया था। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, और कोई भी नदी सौरव क्यों कहलाती है? जब वो बाढ़ लाती है, इसका मतलब प्राइमरी कंट्रोल क्या होगा इस पर? फ्लड कंट्रोल। लेकिन भारत की पहली परियोजना थी, ध्यान रखिएगा, जो यूएसए की टेनेसी वैली का मॉडल कॉपी किया गया था। टेनेसी वैली, अमेरिका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट का एक कॉपी है। टेनेसी वैली, इसको मैनेज करने के लिए डीवीसी बनाया था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इस प्रोजेक्ट में दामोदर के कई सहायक इंजीनियर हैं, उस पर डैम